आज हम समझेंगे क्लास 6 की साइंस और चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका बेस कमजोर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि यूपीएससी पीसीएस में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं आज अध्याय नंबर 4, सजीव और उनका परिवेश। तो सबसे पहले हम सजीव और उनका परिवेश को जानेंगे। जीव क्या? देखिए, जीव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी आसपास का जो भी परिवेश है उसके बारे में हम जानेंगे। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव, एक होता है निर्जीव। सजीव होता है हमारे परिवेश की में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे सजीव, जैसे पेड़, जंतु, मनुष्य, ये सजीव में आते हैं। और निर्जीव क्या होता है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, जल, वायु। हम इनकी डेफिनेशन से समझते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए, सजीव वे जीव है जिनमें स्वतः वृद्धि, श्वसन और संवेदनशीलता, उत्सर्जन, जनन, भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उन्हें ही लिविंग बींग्स कहते हैं। देखिए, जो जीव श्वसन कर सकें, उत्सर्जन कर सकें और भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता हो, उन्हें हम सजीव कहते हैं, यानी लिविंग थिंग्स कहते हैं। ये क्या क्या करते हैं, इनके लक्षण क्या हैं? ये श्वास लेते हैं, तो सजीव क्या कहते हैं, श्वास लेते हैं। भोजन करने की आवश्यकता होती है। वृद्धि, आकार और वजन में वृद्धि बढ़ती है, ठीक है, यहाँ लिख लो, बढ़ती है, ठीक है। प्रजनन करते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, ठीक है। स्वयं चलने की क्षमता, ठीक है। संवेदन, बाहरी बदलाव महसूस करना। और उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर, पौधे, ये सभी इसके सजीव के उदाहरण हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सजीव क्या है और जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो इनमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, आइए हम देखते हैं निर्जीव की डेफिनेशन, फिर हम इसके आगे आवास और परिवेश को समझेंगे और अनुकूलन को भी इसी चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। निर्जीव वे वस्तुएं जो स्वयं गति नहीं करती, उन्हें सजीव जीवित रहने के लिए भोजन और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है, निर्जीव कहलाती है। ये सांस नहीं लेते हैं और ये भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, वृद्धि विकास नहीं होता है इनमें, प्रजनन, संतान, अपनी जैसी संतान नहीं उत्पन्न कर सकते और ये स्वयं नहीं चल सकते। बाहरी बल जरूरी है, जैसे संवेदनशीलता, कुछ महसूस नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पत्थर, किताब, मेज, मोबाइल, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट होती हैं। अब इनके रहने के लिए, जीव को रहने के लिए परिवेश की जरूरत होती है। अपने आसपास परिवेश क्या होता है, किसी जीव के चारों ओर का वह वातावरण जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। तो कोई भी जीव जिसके आसपास का वातावरण जहां पे वो रहता है तो क्या कहलाता है, वो परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग्स कहलाती है। और देखिए, आवास, हैबिटेट, यहाँ पे एल है, ठीक। किसी जीव का वह स्थान जहां वह रहता है उसका आवास कहलाता है। आवास जीवों को भोजन, वृद्धि, शरण स्थल और घर और अन्य जैसी आवश्यकता प्रदान करता है। इसका अर्थ, आवास का अर्थ घर होता है। तो आई होप आप आवास, सजीव, निर्जीव, इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम देखिए इसके हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। देखिए, परिवेश किसी जीव के चारों ओर वह संपूर्ण वातावरण जिसमें वह रहता है परिवेश कहलाता है। देखिए, आपने यहाँ पे ग्राफ देखा, उसमें रह रहा है और इसी परिवेश के अंदर ही उसका हैबिटेट होता है, ठीक है, जीव जहां रहता है। जैसे भोजन, वायु एवं जल, शरण स्थल, ये किसके अंदर होते हैं, ये परिवेश के अंतर्गत वो बनाता है। डायग्राम से आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। विभिन्न आवासों की यात्रा और अनुकूलन। आवास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आवास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक स्थलीय आवास होता है जहां जीव रहता है, जो जमीन पर होता है। एक जलीय आवास होता है जो जल में होता है, जहां जल में भी जीव रहता है। आगे देखते हैं हम विभिन्न आवासों की यात्रा और अनुकूलन। आवास मुख्यतः दो, स्थलीय आवास जो जमीन पर, जलीय आवास जो जल में। स्थलीय आवास में देखते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास बहुत कम होता है। जैसे पत्तियां जो अनुपस्थित होती हैं और मुख बहुत छोटी होती हैं, जो कांटों, सूल का रूप ले लेती हैं ताकि पानी भाप बनकर न उड़ सके। देखिए, अब ये कुछ आवास ऐसे होते हैं जो मरुस्थल में होते हैं, तो हमें आवास में रहने के लिए हमें अनुकूलनता की जरूरत होती है। तो वहां विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन की पॉइंट है। फिर हम इसके स्थलीय आवास समझेंगे कि कौन कौन से स्थल आवास में आते हैं। पहले ये देख लो, कैरेक्टर क्या है,
जैसे पत्तियां या तो अनुकूल होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, या जो कांटों या सूल का रूप ले लेती हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो, भाप कम बनकर जल उड़े। तो ये पानी रोकने का इनका ये तरीका है। तना क्या करता है, नागफली में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पत्तियों की वजह तने में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका रहता है जो जल को सोखकर सुरक्षित रहता है। जड़ें पानी की तलाश में इन पौधों की जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो ये तो रहा हमारे मरुस्थलीय जो जीव है वो किस तरीके से पौधे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवास के दो घटक होते हैं। आवास के कौन से घटक होते हैं, देखिए दो घटक होते हैं, एक होता है जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होता है अजैविक ये बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में क्या होता है, आवास में पाए जाने वाले वे सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और अजैविक में आसपास में कही जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं, चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, तापमान पाया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, देखिए जैव घटक जीवों की वृद्धि और उनके जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी जीव को सुरक्षित अनुकरण होने और बढ़ने के लिए हवा, पानी और प्रकाश, गर्मी की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पे देखो अजैविक ए कंपोनेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें निर्जीव वस्तुएं, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल और प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। यहाँ पे देखिए जैविक कंपोनेंट, जैविक में देखिए पौधे, जीव जंतु वो सभी पाए जाते हैं जो जीवित होते हैं। अजैविक घटक जीवों के अंकुरण, वृद्धि और जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक ईंधन है। अब देखिए सजीव तभी रह सकता है जब निर्जीव चीजें उसके पास होंगी। अगर निर्जीव चीजें नहीं होंगी तो सजीव वहां पे वातावरण से संतुलन नहीं बिठा पाया। अगर जमीन नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी तो संतुलन बिठा सकता है सजीव? नहीं। तापमान नहीं होगा तो बिठा सकता है? नहीं। वृद्धि करना, सजीव पेड़ पौधे हैं, वृद्धि कैसे करेंगे? सूर्य के टेम्परेचर से ही सूर्य फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। आइए हम पढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए आवास दो प्रकार के होते हैं। जैसे स्थलीय आवास, स्थलीय आवास में सबसे पहले पाया जाता है मरुस्थलीय डिजर्ट। यहाँ पानी की बहुत कमी होती है और दिन में तेज गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड होती है। तो ये क्या करते हैं मरुस्थलीय जंतु, ठीक है, चूहा और सांप, इनके पैर इनके पैर ऊंट की तरह लंबे नहीं होते, इसलिए वे दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे और सांप बिलों में रहते हैं और रात में तापमान कम होने पर ये बाहर निकल जाते हैं। क्या कह रहे हैं, मरुस्थल में जो चूहे और सांप रहते हैं वो कैसे रहते हैं, चूहे के जो पैर हैं वो ऊंट के समान लंबे नहीं होते, इसीलिए रात में क्या करते हैं जमीन के अंदर रहते हैं और दिन होता है वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। और सांप क्या करते हैं, सांप के तो पैर ही नहीं होते, तो सांप क्या करता है, ये भी रात में ही निकलता है, दिन के समय नहीं निकलता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऊंट देखिए, ऊंट के बारे में देखते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं जो जमीन को रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। यह कम यात्रा में मूत्र विसर्जित करता है। देखिए कम, बहुत ही कम मात्रा में ये अपना उत्सर्जन करता है, मूत्र उत्सर्जन करता है। इनका मल शुष्क होता है और इसे पसीना नहीं आता, इसलिए इसे जल के बिना कई दिनों तक रह सकता है। आप देख लीजिए, आप ऊंट का क्या करता है, ऊंट के लंबे लंबे पैर होते हैं और नीचे गद्दी टाइप होते हैं और ये पानी को बहुत कम उत्सर्जन करता है और इसे पसीना भी नहीं आता है, तो ये पानी के बिना कई दिन तक मरुस्थलीय क्षेत्र में रह सकता है। मरुस्थलीय पौधे कैक्टस या नागफली होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हम ऊंट के बारे में देखा, देखो मरुस्थलीय आवास, जल संरक्षण की कला कौन जानता है, ऊंट जानता है। देखिए तेज गर्मी पड़ी है तो सांप और चूहा बिल के अंदर है और दिन में ये बिल के अंदर रहते हैं और रात में निकलते हैं। देखिए बाष्पोत्सर्जन नियंत्रण, बहुत कम मात्रा में मूत्र और शुष्क मल और जल के बिना कई दिनों तक जीवित रहने वाला जीव कौन है, तो ऊंट है। पसीना नहीं आता इसको और इसके पैर भी लंबे होते हैं। ठीक है, अब देखें अनुकूलन और परिव्युकुलन। ठीक है, ये क्या होता है, ये देखो हजारों वर्षों में विकसित होता है। अनुकूलन हजारों वर्षों में विकसित होता है और ये अल्पकालिक होता है। जैसे कि अचानक वर्षा होने लगी तो ठंड लगने लगी तो हमने गर्म कपड़े पहन लिए या ठंड से बचने के लिए कोई उपाय कर लिया तत्काल, और पता चला वर्षा बंद हो गई तो सर्दी कम हो गई, तो परिव्युकुलन कहलाता है।
अब इसे देखिए अनुकूलन में क्या होता है, इसकी प्रकृति स्थायी और विशिष्ट संरचनात्मक बदलाव होता है। इसमें नए वातावरण के प्रति शरीर का अस्थायी समायोजन होता है। मरुस्थल में ऊंट का जीवित रहना, मैदानी क्षेत्र में लोगों का अचानक पहाड़ों पर जाने पर सांस फूलना और फिर ढल जाना। ठीक है, अब देखिए एक कैक्टस है जो मरुस्थल में पाया जाता है, कांटों इसकी पत्तियां हैं वो कांटे के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन होता है कि मरुस्थल में कैक्टस या नांगफली होती है, उसकी पत्तियां किस रूप में पाई जाती है, तो कांटे के रूप में। क्यों कांटे के रूप में है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन कम हो। ठीक है, अब ये जलिए देखिए तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है, कौन करता है, तना करता है। जल सूखने के लिए मोटी मोमी परत होती है। जड़ें पानी की तलाश में मिट्टी में अत्यंत गहराई तक चली जाती है। कैक्टस की जड़ें देखो बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि ये भोजन की तलाश में बहुत दूर तक चली जाती है। जलीय पौधे क्या करते हैं, पत्तियां फूल पानी की सतह पर तैरते हैं और पूर्णतः फूले पौधों की पत्तियां सरकरी रिबन जैसी हो जाती हैं। ठीक है, तना कैसा होता है, तना खोखला और हल्का होता है इनका। और जड़ें कैसी होती है, बहुत छोटी और मुख्य कार्य केवल पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आवास कैसा है, माउंटेन रीजन में ये बहुत ठंडे और हवादार होते हैं। सर्दियों में यहाँ हिमपात या बर्फबारी होती है। तो यहाँ पे भी अनुकूलन करने के लिए लोग जीव विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी वो पाई जाती है। आगे हम देखेंगे पर्वतीय वृक्ष। ये वृक्ष सामान्यतः शंखोकार होते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनकी पत्तियां रुई के आकार की होती हैं, जिसमें वर्षा का जल और बर्फ आसानी से नीचे खिसक जाती है। यह क्या करता है, देखिए शरीर को गर्म रखने के लिए इनका पूरा शरीर लंबे बालों से ढका होता है। आगे हम देखते हैं डायग्राम से, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, देखिए और हिमपात के समय कैसे बचाते हैं। देखिए वहां पे पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, वृक्ष और सुई के आकार की पत्तियां, ताकि बर्फ का जल बर्फ आसानी से नीचे खिसक सके। ये देख रहे हैं इस तरीके के पेड़ होते हैं। ये कैसा क्या कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं परिस्थितियों से। याक शरीर को गर्म रखने के लिए त्वचा लंबे बालों से ढकी रहती है। पहाड़ी तेंदुआ शरीर पौधों और उंगलियों पर घने फर जो बर्फ पर चलते समय ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी मजबूत खुर जो ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए बेहतरीन पकड़ रखती है। अब देखिए घास और वन में जो आवास होते हैं वहां पर देखो अनुकूलन कैसे होता है। ठीक है, इनका मटमैला हल्का भूरा रंग, जिसे शेर, देखिए शेर या शिकारी, इसका भूरा रंग जिसे सूखी घास में छिपाया रखता है। इसकी आंखें चेहरे के समान होती हैं, जिससे यह अपने शिकार को दूर से देख लेता है। इसके अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिसे वह उंगलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। यानी घास के मैदान में शेर क्या करता है, ये मटमैले रंग का होता है, आगे चित्र से देखेंगे। और ये अपने नखर को खींच के उंगलियों में छिपा सकता है और इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए मटमैले कलर का हो गया, आगे चेहरे के बिल्कुल सामने, और ये सटीक दूरी नापने के लिए तैयार होता है। पंजे जैसा हमने बताया। आप देखो शेर कैसे, हर दूर से सुनने के लिए अत्यधिक लंबे कान, आंखें पाश के चारों तरफ एक खतरा एक साथ देखने के लिए होती हैं। रक्षा तंत्र जैसे इसे खूब तेज दौड़ता है और कठोर तने चबाने के लिए मजबूत दांत और भागने के लिए तेज गति इसके अंतर्गत होती है। जलीय आवास में मतलब कैसे लोग रहते हैं, तो देखिए मछली है, इसका शरीर धारा रेखीय होता है जो पानी में तैरने में मदद करता है। जल में घुली ऑक्सीजन श्वास के रूप में लेने के लिए इसमें गिल्स या क्लोम्स पाए जाते हैं। ऑक्टोपस ये समुद्र की तलहटी में रहते हैं, इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता, लेकिन तैरते समय जो अपने शरीर को धारा रेखीय बना सकता है। डॉल्फिन या व्हेल ये गिल्फ या क्लोम नहीं होते, ये सिर पर स्थित नासा द्वार या बात्र छिद्रों द्वारा सांस लेती है। ये पानी की सतह पर आकर सांस भरने और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। देखिए यहाँ पे चित्र के द्वारा समझे, गहराई के अनुकूलम मछली धारा रेखीय शरीर जो पानी के प्रतिरोध को कम करता है और जल में घुली ऑक्सीजन के लिए गिल्स द्वारा ये ग्रहण करती है। अब देखिए ऑक्टोपस समुद्र की तलहटी के आवासी में रहता है और धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन ये
तैरते समय शरीर को धारारेखी बना सकता है। डॉल्फिन देखते हैं, डॉल्फिन या व्हेल क्या करती है, इसमें गिल्स नहीं होते, सिर पर छिद्र मात्र से श्वास लेती है और पानी की सतह पर आकर श्वास भरती है और लंबे समय तक जलमग्न रह सकती है। आगे देखते हैं हम उभयचर। कुछ जीव ऐसे हों थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं, यानी दोनों आवास में रह सकते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? पश्चपादी, अत्यधिक लंबे और मजबूत, जो थल पर छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। जल युक्त उंगलियां पानी में तैरने के लिए पतवार की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, अब सजीव के लक्षण आपने देख ही लिए हैं। भोजन की आवश्यकता, वृद्धि की आवश्यकता, श्वसन की आवश्यकता। केंचुआ त्वचा से श्वसन करता है, मछली गिल से श्वसन ऑक्सीजन ग्रहण करती है, पौधों वाताग्र यानी स्टोमेटा द्वारा श्वसन करते हैं। ये देखिए प्रजनन करते हैं, गति करते हैं, मृत्यु भी होती है, यहाँ डायग्राम से देखेंगे। सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण क्या है? देखिए भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, वृद्धि, आकार के साथ परिवर्तन, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, परिवेश के प्रति प्रतिक्रिया, उत्सर्जन, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, प्रजनन करते अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। सजीव यानी स्थान और परिवर्तनों में अंगों में परिवर्तन होता है, निश्चित जीवन काल भी होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और देखते हैं उद्दीपन के प्रति अनुकूलिया, वातावरण में होने वाले बदलाव उद्दीपन के प्रति जीव प्रतिक्रिया करते हैं। जंतु जैसे कांटा चुभने पर पैर हटाना, तेजी रोशनी में आंखें बंद होना और पसंदीदा भोजन देखकर मुंह में पानी आना। पौधों में अनुक्रिया, छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूने पर उनका अचानक सिकुड़ जाना, कुछ पौधों का सिर्फ रात में खिलना और सूरज ढलने पर बंद हो जाना, ये क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, भोजन के पाचन के बाद बचे हुए हानिकारक के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन होता है, कुछ पौधे अपशिष्ट को स्राव या गोंद के रूप में बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन और भूमि से पानी लेकर। दिन में पौधे भोजन बनाते हैं और भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये देखिए रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती। जीवों में ऑक्सीजन दिन रात निरंतर चलता है। पौधे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन से बहुत अधिक होती है। गैसों का विनिमय पौधों के रंध्रों के द्वारा होता है। अनुक्रिया देखते हैं कैसे करते हैं। देखो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जैसे ये बादलों पर प्रतिक्रिया, छूने पर छुई मुई की पत्तियों का अचानक सिकुड़ जाना। अब देखो उद्दीपन का, पौधों में भी उद्दीपन होता है। देखिए छू लिया पौधा छुई मुई का तो ये इसकी पत्तियां सिकुड़ गई। पौधे जमीन में जकड़े होने के कारण चलते नहीं है, लेकिन उनके अंग गति करते हैं। सूरजमुखी का सूर्य की ओर मुड़ना और खनिजों का संवहन करना, तो ये उद्दीपन के दो उदाहरण है, सुई मुई और सूरजमुखी का पेड़। ठीक है, आगे हम देखते हैं छुपा हुआ जीवन जीवों में। अब देखिए बीज में कैसे, क्या बीज सजीव है? जब हम गेहूं की बोरी में गहराई तक हाथ डालते हैं तो अंदर गर्मी महसूस होती है। यह गर्मी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि बोरी के अंदर बंद बीजों द्वारा किए जा रहे निरंतर श्वसन के कारण पैदा होती है। की पॉइंट देखिए, यह प्रमाणित करता है कि सुस्त अवस्था में भी बीज के अंदर जीवन के प्रक्रम चलते रहते हैं। अब देखिए लास्ट, जीवन और उसका आवास अलग अलग इकाई नहीं है। अनुकूल वह भाषा है जिससे जीवन अपने परिवेश के साथ निरंतर संवाद करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।